देखिए पांचवी प्रॉपर्टी लिखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी। शराबी है ना, ब्लूटूथ से नहीं ना। नहीं अभी तो सही है। देखिए, if each element of a row, if each element of a row or a column is expressed as a sum of two numbers, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants, ठीक है। मतलब कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2+5 ऐसे सम दे रखा है, क्या देखा सम दे रखा है, तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ दे रखा है a1 + x1 a2 a3 b1 + y1 b2 a3 c1 + z1 c2 c3। अब जो r1 है आपका सम ऑफ टू नंबर्स है कि नहीं है? सम ऑफ टू नंबर्स है, तो इसको हम दो डिटरमिनेंट के एडिशन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पहले लिखेंगे क्या है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर बीच में किसका साइन है? प्लस। तो यहाँ पर किसका यूज होगा? प्लस। अब यहाँ पर क्या है? x1 a1 a2 a3 y1 b2 b3 z1 c2 c3। ये ऐसे लिख सकते हैं। बाकी सारे एलिमेंट सेम है, बाकी सारे एलिमेंट सेम होंगे, सिर्फ ये अलग होने चाहिए, सिर्फ ये क्या होना चाहिए? अलग होने चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। सर नारा पक्का? चलिए कॉपी कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसको हर जगह यूज करते रहना है, ठीक है। देखिए इफ ईच एलिमेंट of a row or a column, if each element of a row or a column is multiplied by a constant k, and then added or subtracted from another row or column, then the value of determinant does not change. Then the value of determinant
डज नॉट चेंज। सरकार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कीजिए आप, और मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम में उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले 2/2 ऑर्डर का लेते हैं, फिर 3/3 ऑर्डर का देख लेंगे। ठीक है, 2/2 ऑर्डर में बताइए कौन सा डिटरमिनेंट बोलना चाह रहे हैं आप? 2 4 1 5 ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, R2 में ऐड कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद R2 में क्या कर देंगे, R2 में ना ये R1 है और ये क्या है, R2 है। तो मतलब कि हम चेंजेस किस में ला रहे हैं, R2 में चेंजेस ला रहे हैं ना। इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। हाँ, तो मतलब हम R2 में चेंजेस ला रहे हैं। किसमें चेंजेस ला रहे हैं? R2 तो हम यहाँ लिखेंगे R2, क्या लिखेंगे? R2। अब R2 में हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? R2 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं कि R2 तो वैसे का वैसे ही है, R2 तो वैसे का वैसे ही है, सिर्फ R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो प्लस 2R1। इसका मतलब ये हुआ कि R1 में हमने किससे मल्टीप्लाई किया? R1 में 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आ रहा है पक्का? और यहाँ R2 लिखना होता है क्योंकि हम R2 में चेंजेस ला रहे हैं, R1 में कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं। तो R1 में जब कोई चेंजेस ला रहे हैं तो R1 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये 2 और ये क्या रहेगा? 4। समझ में आया क्या? ठीक है, सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 + 1 5। ये कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया नहीं आया? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 8 + 5 13। ये हो गया। अब आपसे प्रॉपर्टी में बोला है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता है डिटरमिनेंट का। तो चलिए इसका डिटरमिनेंट डालते हैं। 5 2 जा 10 - 4 कितना हो जाएगा? 6। 13 2 जा 26 - 5 4 जा कितना आ गया? 6 आगे के लिए आ गया। कोई चेंजेस आया क्या? नहीं। इसका मतलब हम इसमें किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम में प्लस या माइनस हम कर सकते हैं, उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, प्लस या माइनस ही कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। सर अभी माइनस किया तो बिल्कुल माइनस कर सकते हैं। चलिए माइनस कर देते हैं। R2 में क्या किया? R2 - 2R1, मतलब R1 में क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R2 में क्या करते हैं? माइनस कर रहे हैं। तो R1 में तो कोई चेंजेस नहीं लाए, R1 में से का वैसे रहेगा 2 4। क्लियर है? क्लियर। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या है और R1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 4। तो 1 - 4 कितना होता है? 1 - 4 कितना हो जाएगा? -3। समझ में आया कि यहाँ R2 पहले लिखा गया है ना, तो R2 की वैल्यू तो पहले रखेंगे। और ये इसमें 2 मल्टीप्लाई करने के बाद में लिखा गया है, ये 4 इधर होगा, उसको इंटरचेंज यहाँ करके लिखेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 8 5 - 8 5 - 8 कितना हो जाएगा? -3 तो होगा। और इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × -3 कितना हो जाएगा? -6। और यहाँ पर क्या आता है? माइनस। ठीक है, माइनस आएगा, लिख लेते हैं माइनस। माइनस लिख लिया। -3 × 4 -12 ये लिख लिया। माइनस तो -6 + 12 कितना हो जाएगा? 6 आएगा। कैसे भी कीजिए, कुछ भी मल्टीप्लाई कर कुछ भी ऐड कीजिए, कोई जरूरी नहीं 2 से ही किया करें, 5 से 10 से 1.5 1.2 किसी से भी मल्टीप्लाई कर कुछ भी कर सकते हैं, आंसर तो वही आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। पक्का क्लियर है? इसको लिखना है क्या? चलो नोट कर लीजिए। कितनी प्रॉपर्टी हुई? 6 7 प्रॉपर्टी लिखो। सर 3/3 का 3/3 का 3/3 का भी करना है, चलिए उसका भी कर लेते हैं। वो तो आप खुद से भी ले सकते हैं।
इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या लेना चाहते हैं? छोटा छोटा नंबर दे दीजिए, ठीक है। अब कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं बताइए? कौन सा के है? क्या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? कौन सा नंबर? 2? नहीं अभी 3। चलिए 3 किस रो में मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करना है। किस रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है? सेकंड रो में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? ऐड करना है। तो हम लिखेंगे R2। किसमें चेंजेस ला रहे हैं? R2 में चेंजेस ला रहे हैं ना। और क्या चेंजेस ला रहे हैं? R2 में हम 2 R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R2 में ऐड कर दे रहे हैं। यही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा 2 था या 3 था? 3 ये हो गया ना, ये कर दिया। अब R2 में चेंजेस आ रहे हैं तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 + 3 5 3 2 जा 6 + 1 7 3 1 जा 3 3 + 3 6 और R3 में तो कोई चेंजेस नहीं है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 2 - 3 माइनस यहाँ पर साइन आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4 - 9 प्लस प्लस माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 1 गुणिया तो ये वाला बंद और ये वाला बंद 2 1 जा 2 2 - 3 ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको भी सॉल्व करें। फर्स्ट को से एक्सपेंड कर लेते हैं। 1 1 को लिया तो ये बंद और ये बंद 7 2 जा 14 - 6 -2 5 2 जा 10 - 18 प्लस 1 5 1 जा 5 - 3 7 जा 21 ये हो गया। सॉल्व करें। 2 - 3 -1 × 1 -1 -1 4 - 9 -5 -5 × -2 +10 2 - 3 -1 -7 + 1 -1 यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा क्या? बताइए पक्का? हाँ कैलकुलेशन फास्ट करिए। 14 - 6 8 लिखते हैं, ठीक है। 10 - 18 -8 -2 16 + 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? प्लस 16 हो जाएगा नहीं? हाँ। माइनस माइनस तो प्लस होगा। 8 2 जा 16 5 - 21 16 ना -5 5 -16 5 - 21 कितना होता है? -16 × +1 -16 अब -16 और +16 क्या हो जाएगा? यहाँ से कितना आंसर आ गया? और इधर भी 8 ही था ना, इधर भी 8 ही था, तो कुछ भी कीजिए तो आंसर तो सेम ही आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बस ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि किसी भी रो में हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। वो ऑपरेशन हम कर सकते हैं। अगर कुछ आंसर्स लाने हैं तो उसके हिसाब से उसमें जो भी ऑपरेशन करना होगा, कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस सब ऐड करना होगा तो हम करेंगे, उससे डिटरमिनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझ आया? चलिए प्रॉपर्टीज हो गई 6 प्रॉपर्टीज हो गई। चलिए एक और प्रॉपर्टी लिखिए। If all the elements above or below, if all the elements above or below the main diagonal
the main diagonal are 0, then the value of determinant, then the value of determinant is the product of diagonal elements, is the product of diagonal elements। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट आपको दे रखा है तो डायगोनल मतलब सब समझते हैं ना, ऐसे तिरछा डायगोनल, उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए या तो उसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर ऐसा डिटरमिनेंट है और आपको बोला है कि उसका डिटरमिनेंट पता कीजिए, तो चुपचाप कुछ भी नहीं करना है, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। समझा? वही उसका डिटरमिनेंट होगा। कैसे? देखिए, अगर हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं ए बी सी, यही तो डायगोनल एलिमेंट है। हाँ, यही तो डायगोनल है ना, ठीक है? तो ये डायगोनल है, तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है कि नहीं है? तो इसका जब हम डिटरमिनेंट पता करेंगे तो वो हो जाएगा ए डी एफ। ये एफ है, बी का समझिएगा, इसको क्या है एफ, तो ये ए डी एफ आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ऐसा कैसे होगा बताइए? एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या करना है? एक्सपेंड करके देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या है? एक पहले रो से एक्सपेंड करना है, पहले कॉलम से, पहले रो से कर लेते हैं। पहले कॉलम से करेंगे तो यहाँ 2 जीरो है, इसी को डायरेक्ट ले लेंगे तो ऐसे एक्सपेंड करेंगे, दो एलिमेंट जीरो है। मैं आपको पहले बताया था कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 जीरो है तो उसके तीसरे एलिमेंट को लेकर एक्सपेंड कर देते हैं, बाकी जीरोस को एक्सपेंड करने की जरूरत है नहीं। लेकिन हम यहाँ प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं एक्सपेंड, और वैसे भी एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है? ए को लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला बंद और ये वाला बंद, डी इंटू एफ, डी एफ माइनस 0 इंटू ई, ये तो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस बी होगा क्या? अब ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो 0 इंटू एफ, 0 माइनस 0 इंटू ई, 0। क्लियर है? प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, सी ब्रैकेट 0, सी को लिया तो ये वाला बंद, ये वाला 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, यही तो हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ए डी एफ हो जाएगा, ए इंटू 0 0, माइनस बी इंटू 0 0, सी इंटू 0 0 प्लस 0। तो ये डायगोनली तो आ गया ना, ए डी एफ, यही तो आ गया। बताइए, पक्का क्लियर है कि नहीं? तो इतना काम हम करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड एक्सपेंशन होता है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 एलिमेंट जीरो है, क्या है? 2 एलिमेंट जीरो है, तो तीसरा एलिमेंट को लेकर सॉल्व कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ए है, तो इसको हम कैसे लेंगे? प्लस, इसको क्या लेंगे? माइनस, इसको क्या लेंगे? प्लस। तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए को ही ले लेते हैं, क्योंकि ये 2 एलिमेंट जीरो है। तो ए को ले लेंगे, ए विद इन ब्रैकेट, ए को लिया तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, डी इंटू एफ, डी एफ माइनस 0 इंटू ई, 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ए डी एफ। इतना काम हम क्यों करने जाएंगे? इतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे? तो जब भी 2 जीरो हो, इसको भी लेकर कर सकते हैं। समझा रहे कि नहीं आप? इसको भी, ये थर्ड रो को भी लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें भी 2 जीरो है। बस कैसे लेंगे? साइन कैसे लेंगे? ये क्या है? प्लस, ये प्लस है ना, तो इसको क्या लेंगे? माइनस, इसको फिर क्या लेंगे? प्लस। तो यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकते हैं आप, कहीं से भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। बस साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो हम प्लस माइनस प्लस लेते हैं, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। तो ऐसे चलना है। यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, सिर्फ साइन का। ऐसे कर सकते हैं आप। तो जब भी डायगोनल के बिलो हो या डायगोनल के ऊपर हो, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, सारे एलिमेंट जीरो। तो चुपचाप डायगोनल को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और लिख देना कि इसका डिटरमिनेंट ये है, पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। पक्का? चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में
7 ही प्रॉपर्टी। हाँ 7 प्रॉपर्टीज है और ज़्यादा है क्या और ज़्यादा बताइए। इतना ही प्रॉपर्टीज है, लेकिन यही प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो यही प्रॉपर्टीज भारी पड़ेंगी आपके ऊपर। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होता जाएगा। वो आपके ऊपर है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस नहीं होने वाले, और प्रैक्टिस करेगा तो सब इजी लगेगा। मैथमेटिक्स का यही तरीका है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग होता जाएगा। मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। ज़्यादा दिमाग तो लगाना ही है, लेकिन हाथ को चलाना पड़ता है, कॉपी भरने पड़ेंगे आपको। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि ऐसे देखते चाहे हाँ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। देखकर तो पता चल जाता है कि हो जाएगा, लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन भी दे देंगे तो उसमें वो 10 डाउट निकल कर आ जाएंगे। देखने से लगता है हो जाएगा, जब तक हाथ चलाकर सॉल्व नहीं करेंगे खुद से मैथमेटिक्स नहीं आने वाला। जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे से छोटा क्वेश्चन में भी आपको डाउट आ रहा है। इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। वो डाउट्स फेस करना चाहिए, वो डाउट्स को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखने से लगता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आने लगती है। इसीलिए घर पे जाकर डेली मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना है। बाकी सब्जेक्ट्स कभी कभार नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। एक टाइम बनाइए, 1 घंटा 2 घंटा, ऐसे 2 घंटा पढ़ सकते हैं, 1 घंटा पढ़िए, चलिए 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा डेली पढ़िए। बोर्ड्स के लिए तो 1 घंटा डेली पढ़िए, ठीक है, मैथमेटिक्स को। क्योंकि मैथमेटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको अच्छे लगेंगे, और फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स अच्छे लगेंगे। और अगर मैथमेटिक्स कमजोर हुआ तो फिजिक्स आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए बहुत टफ हो जाएंगे। समझा? तो उसको ट्राई कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बाय। सर अंकित सर को फोन